10 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं कि जो आपकी टीआरसी रिजेक्शन की वजह बनते हैं। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं भाई कि क्यों यहाँ टर्की के अंदर आने के बाद, तुर्की के अंदर आने के बाद आप लोगों का हो जाता है टीआरसी रिजेक्ट। ठीक है, क्यों रिजेक्ट हो जाता है उसके मैं रीजंस 10 रीजंस मैं आज की वीडियो के अंदर आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस है वो मैं आपको आज की वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले नंबर 1 के ऊपर मैं आपको बताता हूँ कि जो लोग जो मेरी रिकमेंडेशंस भी होती है या जो मैं बता रहा होता हूँ कि भाई आप कौन कौन से स्टेप्स लेंगे कि जिसके बाद मैक्सिमम आपका जो है वो टीआरसी मिलने का चांस होता है, लेकिन वो बास लोग मेरे भाई मिस कर देते हैं कि जिसकी वजह से हो जाता है टीआरसी रिजेक्ट। ठीक है, तो आज की छोटी सी वीडियो को एंड तक जरूर देखें। बहुत छोटी वीडियो के अंदर मैं आपको 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं कि जो आपकी टीआरसी रिजेक्शन की वजह बनते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 के ऊपर शुरू करते हैं जल्दी से। नंबर 1, जी दोस्तों, तो नंबर 1 के ऊपर है भाई कि आप जब यहाँ पर आए तो देखें टीआरसी का जो आपका डॉक्यूमेंटेशन है, जो क्राइटेरिया है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसके अलावा जो आप खुद से ऐसी मिस्टेक्स करते हैं कि जिसकी वजह से आपका टीआरसी रिजेक्ट हो जाता है, तो उन सारी चीज़ों को आप जो है वो बिल्कुल ध्यान के अंदर रखें। नंबर 1 के ऊपर जो मैंने रखा है वो ये है कि यहाँ पर आने के बाद जब आप टीआरसी अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद आप होते हैं वेटिंग के ऊपर। जब आप होते हैं वेटिंग के ऊपर, मिसाल के तौर पे थोड़ा सा आपका डिले हो जाता है केस, एक 2 हफ्ते के बजाय या 1 मंथ के बजाय अगर वो 2 मंथ के ऊपर चला जाता है प्रोसेसिंग ड्यूरेशन, तो नॉर्मली क्या होता है कि आप जहाँ से आए होते हैं, इंडिया, पाकिस्तान या किसी भी कंट्री से आए होते हैं, वहाँ से आपको कॉल्स आनी शुरू हो जाती हैं। वहाँ जो आपका जॉब का बॉस है वहाँ कोई इशू आ गया या आपके घर पे कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि जिसकी वजह से आप उस ड्यूरेशन में जो आपने अप्लाई किया है अभी आप वेटिंग में हैं, टीआरसी आपको रिसीव नहीं हुआ है और आप चले गए वापस अपने होम कंट्री। ठीक हो गई बात। ये सबसे बड़ा बुनियादी रीज़न है कि जिसकी वजह से आपका टीआरसी रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम उसके ऊपर चांस होता है कि उसके ऊपर आपका टीआरसी रिजेक्ट हो जाए। तो मेरी रिकमेंडेशन पहले नंबर के ऊपर यही है कि अगर आप यहाँ आते हैं और आने के बाद टीआरसी अप्लाई करते हैं, तो जब तक आपका टीआरसी आपके हाथ में नहीं आए, चाहे वो 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, उस वक्त तक आप अपने होम कंट्री ना जाएं, वेट करें। जब आपके पास आ जाए फिर आपके पास अथॉरिटी होती है कि आप अपनी कंट्री के अंदर जा सकते हैं, आ सकते हैं ईजीली। तो ये था नंबर 1। जल्दी से शुरू करते हैं नंबर 2। जी दोस्तों, तो नंबर 2 के ऊपर जो है वो बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि आपकी जो पासपोर्ट होता है उसके अंदर आपकी वैलिडिटी जो है वो जितना आप ड्यूरेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं टीआरसी, टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट, तुर्किया के अंदर जितने ड्यूरेशन के लिए, मिसाल के तौर पे अगर आप 1 साल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मोर देन 1 ईयर आपके पासपोर्ट के अंदर वैलिडिटी होनी चाहिए। अगर आप 2 साल के लिए करें तो 2 साल, 2.5 साल की वैलिडिटी आपके पासपोर्ट के अंदर होनी चाहिए, अदरवाइज आपकी हो जाएगी रिजेक्शन। तो ये था नंबर 2। जल्द से शुरू करते हैं नंबर 3। जी दोस्तों, तो नंबर 3 के ऊपर जो पॉइंट मैंने रखा है वो ये है कि भाई आप इस्तांबुल से, तुर्किया आने के बाद आप इस्तांबुल से अपना टीआरसी अप्लाई नहीं करें, वहाँ से बिल्कुल अप्रूवल नहीं आ रही। तो जो भी दूसरे सिटीज़ हैं, बुर्सा है या अंकारा है या इजमीर है या और चनाकिले हैं या दूसरे जगह हैं, वहाँ से आप अप्लाई करके अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। लेकिन इस्तांबुल से जो है वो बिल्कुल टीआरसी नहीं आ रहा, वहाँ आपकी रिजेक्शन आ रही है। तो इस्तांबुल से आप अप्लाई ना करें टीआरसी के लिए। तो ये था नंबर 3। जल्द से चलते हैं और शुरू करते हैं नंबर 4। जी दोस्तों, तो नंबर 4 के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि भाई यहाँ पर आके तुर्किया के अंदर जिस सिटी के अंदर भी आप आके वहाँ से अप्लाई करते हैं, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि तुर्किया के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ टर्की की तरफ से जो है वो हर महल्ले के अंदर, महल्ले वाइज यहाँ एड्रेस होता है और हर महल्ले के अंदर कोटा सिस्टम होता है। मिसाल के तौर पे अगर कितने वहाँ यबांची हैं यानी कि फॉरनर हैं और कितने वहाँ लोकल हैं, ठीक है,
तो 75% रेशो जो है वो लोकल का होता है और 25% उस एरिया के अंदर, उस महल्ले के अंदर फॉरेनर का रेशो गवर्नमेंट ने रखा है। तो अगर वो 25% वाला कोटा, 25% वाला मामला अगर आपका फिल हो चुका है और उसके बाद आप वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं उस जगह से, उस एड्रेस से, तो भी आपका टीआरसी हो जाएगा रिजेक्ट। ये था नंबर 4। जल्दी से शुरू करते हैं और बताता हूँ आपको नंबर 5 के ऊपर रिजेक्शन रीजन ऑफ टीआरसी। जी दोस्तों, तो नंबर 5 के ऊपर है जनाब रेंटल अपार्टमेंट। रेंटल अपार्टमेंट के ऊपर यहाँ पर आने के बाद रियल एस्टेट वाला या कोई भी एजेंट कितना भी चूरन बेचे, आपको कितना भी जो है वो ये बात समझाने की कोशिश करे कि मैं आपका रेंटल अपार्टमेंट के ऊपर टीआरसी बनवा दूंगा, टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड जो है वो निकलवा दूंगा, तो उसकी चक्कर के अंदर बिल्कुल नहीं है, वो पैसे लेकर साइड पे हो जाएगा। बिल्कुल टर्की गवर्नमेंट की तरफ से रेंटल अपार्टमेंट पर टीआरसी इशू नहीं हो रहा, 100% नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप बिल्कुल ध्यान में रखें। 5th नंबर पे जल्दी से मैं आपको छठा पॉइंट बताता हूँ। जी दोस्तों, तो नंबर 6 के ऊपर जो पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत उसके अंदर कन्फ्यूजन है भाई। क्योंकि नॉर्मली यहाँ पर जो प्रॉपर्टी बाइंग जो आपका अप्लाई होता है वो आपका रेंटल के ऊपर तो हो नहीं सकता, डेफिनेटली आपको प्रॉपर्टी बेस के ऊपर करना होगा। तो बाज़ एजेंट आपको ये बता रहे होते हैं कि जनाब $75,000 की प्रॉपर्टी पर भी हम आपका टीआरसी बनवा देंगे। तो अब ये आप बिल्कुल नोट कर लें कि 75,000 वाली वैल्यू वाली प्रॉपर्टी पर आप टीआरसी अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत सारी कंफ्यूजन है कि जो $2 लाख की प्रॉपर्टी वर्थ वाली प्रॉपर्टी का जो क्राइटेरिया है, जो टर्की के अंदर अनाउंस हुआ है, वो हो गया है या नहीं हुआ है, या ऑफिशियल उसकी अनाउंसमेंट हो गई है, या अब 2 लाख से कम वाली पर हम कर सकते हैं, या 2 लाख से कम वाली प्रॉपर्टी पर हम अप्लाई ही नहीं कर सकते। बहुत सारी कंफ्यूजन थी, आप लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे, इसलिए मैंने कहा मैं क्लियर कर दूं। बिल्कुल आप 100% इस बात को नोट कर लें कि अब अगर आप टर्की के अंदर आके टीआरसी अप्लाई करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ प्रॉपर्टी, तो $2 लाख की प्रॉपर्टी आपको यहाँ लेनी पड़ेगी और फिर उसके बाद आप उस पर टीआरसी अप्लाई कर सकते हैं। उससे कम वाली वर्थ वाली प्रॉपर्टी पर, यानी कि जैसे पहले क्राइटेरिया था 75,000 की प्रॉपर्टी आपने ली और उसके बाद आपने टीआरसी अप्लाई कर दिया, अब ऐसा नहीं है। अब $2 लाख से कम वाली प्रॉपर्टी पर बिल्कुल टीआरसी टर्की के अंदर नहीं मिलेगा। जी दोस्तों, ये था नंबर 6। जल्दी से मैं आपको बताता हूँ 7 पॉइंट। 7 नंबर पर जो पॉइंट है हमारा वो ये है कि जो भी आप यहाँ पे आने के बाद आप प्रॉपर्टी बाई करते हैं, प्रॉपर्टी के बाद आप टीआरसी अप्लाई करते हैं, तो अगर उस सूरत में भी आपकी रिजेक्शन का मैक्सिमम चांस होता है कि आप उस प्रॉपर्टी को लेने के बाद आपने उसको रेंट आउट कर दिया या आप उसमें रह नहीं रहे। तो ये पॉइंट आप लाजमी ज़हन के अंदर रखें। अगर आप यहाँ पे आके प्रॉपर्टी लेते हैं और उस प्रॉपर्टी के बिहाफ पर आप टीआरसी अप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी प्रेजेंस वहाँ ज़रूरी है। क्योंकि पहले ये होता था कि सिर्फ आपने टापू दिखाया, अपने टाइटल डीड दिखाया और आपने अप्लाई कर दिया। अब ऐसा नहीं है, अब आपके घर पर पुलिस आके वेरिफिकेशन करती है। एक दफ़ा बल्कि 2 दफ़ा वो लोग आते हैं, गोचेदारा जो है वो आपको गोचेदारे की तरफ से, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से लोग आके वेरीफाई करते हैं कि भाई ये बंदा जिसने हमें ये टापू दिया है, ये टाइटल डीड दी है कि ये इस एड्रेस के ऊपर ये इसकी अपनी ओन प्रॉपर्टी है, ये इसने परचेज़ की है, आया कि ये उसके अंदर रह रहा है या नहीं रह रहा। अगर आप वहाँ प्रेजेंट नहीं होंगे, आपकी प्रेजेंस वहाँ नहीं होगी, तो उस सूरत में भी आपका टीआरसी रिजेक्ट हो जाएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये सारी चीज़ें जहन के अंदर रखें, ताकि मैक्सिमम अगर आप अप्लाई करें तो उसके अंदर आपका 100% टीआरसी आए। ठीक है, उसके अंदर जो जो चीज़ आप मिस करते जाएंगे तो आपका रिजेक्शन का चांस बढ़ता जाएगा। जी दोस्तों, तो इसके साथ नंबर 8 के ऊपर है जनाब आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड। अगर आप यहाँ टर्की के अंदर हैं, ऑलरेडी हैं, और आप अपने एक्सटेंशन के लिए जा रहे हैं, तो उसके अंदर भी और जो फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए आपका क्रिमिनल सर्टिफिकेट चेक होता है, आपका रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, आपका क्रिमिनल कोई रिकॉर्ड ना हो तो वो यहाँ की एक एप्लीकेशन है ई-दौलत, उससे वो निकलता है। आप भी उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके और उसकी रजिस्ट्रेशन करा के, उसकी पिन लेके और उससे वो आप विड्रॉ करके वो पेपर खुद भी निकाल सकते हैं।
और अगर कोई बंदा पाकिस्तान से आ रहा है तो उसके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाजमी होना चाहिए। अगर वो यहाँ आके अपने डॉक्यूमेंट के साथ वो सबमिट नहीं करेगा और तो उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड पता नहीं चलेगा, और अगर वो पता नहीं चलेगा तो आपकी हो जाएगी रिजेक्शन। तो ये भी 8 नंबर के ऊपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने लाजमी जहन में रखना है। नंबर 9 के ऊपर मैं आपको बताता हूँ कि देखिए फेक डॉक्यूमेंट आपने कोई नहीं लगाना, ठीक है। कितना भी आपको एजेंट माफिया ये जितने भी जो है वो आपको पैसे की कमीशन की लालच के अंदर आपको जो है वो इस तरह की बातें बताते हैं कि हम ये कर देंगे, हम आपका एग्रीमेंट बना लेंगे, हम आपको वो डॉक्यूमेंट इस तरीके से कर लेंगे। आपके जो जेन्युइन डॉक्यूमेंट हैं जो आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल और जिस कंट्री से भी आप आए हैं और यहाँ आके आप अप्लाई कर रहे हैं TRC के लिए, तो 100% अपनी डॉक्यूमेंटेशन को पाकिस्तान से भी वेरीफाई करवा के यहाँ लेके आएँ, और फिर उसके बाद यहाँ जो उसका तर्जुमा होता है और नोटर होता है वो सब चीज़ें वेरीफाई कराने के बाद वही डॉक्यूमेंट आप सबमिट करें जो आपके 100% लीगल डॉक्यूमेंट हैं। अदरवाइज आपकी रिजेक्शन हो जाएगी क्योंकि अब बहुत सख्ती हो गई है भाई। तो नंबर 10 और लास्ट के ऊपर जो है वो एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, और वो ये है भाई कि जब आप यहाँ पे आके TRC अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के बाद आप वेटिंग में होते हैं, आपको नहीं पता होता कि आपका TRC कब आएगा, ठीक है। तो उसका बेहतर तरीका ये है कि अगर एक हफ्ते के अंदर या 1 से 2 वीक के अंदर आपका TRC नहीं आ रहा, आपके घर के एड्रेस के ऊपर आपको रिसीव नहीं हुआ, तो आप आराम से मत बैठें, आप जो है वो अपना स्टेटस पता करें, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका किमलिक जो है, जो रेजिडेंस परमिट है वो अंडर प्रोसेस है या उसके अंदर कोई डिस्क्रिपेंसी आई है या गोचदारे को जो इमिग्रेशन ऑफिस है उसकी कोई रिक्वायरमेंट आई है, ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर आपको वो नॉलेज नहीं होगी तो उसका नुकसान मैं आपको बता देता हूँ कि फिर क्या होने वाला है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे आके अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद आप बैठे हुए 1 हफ्ता 2 हफ्ते 1 महीना 2 महीने गुजर गए, आपको कुछ नहीं पता, आप सिर्फ वेटिंग के अंदर हैं, आपने अपना स्टेटस नहीं पता किया, ठीक है। तो उस सूरत में क्या होता है कि 1 महीने के बाद ऑटोमेटिकली सिस्टम वाइज आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, ठीक हो गई बात। अब वो आपको चेक कैसे करना है, आप जब आप अप्लाई करते हैं तो आप अपना ईमेल एड्रेस लाजमी उसमें मेंशन करें। अगर गोच इदारे की यानी कि इमिग्रेशन ऑफिस की कोई भी डिस्क्रिपेंसी आती है, कोई इनको आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम नज़र आता है या कोई नया डॉक्यूमेंट या कोई नए डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट आती है तो वो आपको मेल करेंगे। तो कंटिन्यूसली आप अप्लाई करने के बाद अपनी मेल चेक करते रहें, और जैसे ही कोई ऐसी मेल आती है कि जिसके अंदर कोई रिक्वायरमेंट होती है तो आप जल्दी से जाएँ इमिग्रेशन ऑफिस यानी कि गोच इदारे, और वहाँ जाके अपने उस डॉक्यूमेंट को सबमिट करें, ताकि आपको ये पता हो कि वो जो 30 डेज़ का सर्कल है और 1 मंथ का ड्यूरेशन है, उससे पहले आप उसकी डिस्क्रिपेंसी को जो है वो रिजॉल्व करें, ताकि आपकी रिजेक्शन ना हो और इजीली आप हासिल कर सकें अपना TRC। जी दोस्तों, तो TRC से रिलेटेड, TRC की रिजेक्शन से रिलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने इस वजह से बनाई क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई जो कि यहाँ पे आके अप्लाई करते हैं और उसका रिजेक्ट हो जाता है TRC, तो वो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि आपको जो है वो ये इन्फॉर्मेशन लाजमी दूँ, और अगर इन सब प्रैक्टिसेस के बाद भी आपका TRC रिजेक्ट हो जाता है तो उसके बाद आपने क्या करना है और कौन कौन से आपके पास ऑप्शन, लीगल ऑप्शन हैं कि जो आप कर सकते हैं इन केस ऑफ रिजेक्शन TRC। ये वीडियो फिर लंबी हो जाएगी, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताता हूँ। सब कुछ करने के बाद भी अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो फिर आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं, और वो जो आपने पैसे उसके अंदर जितने भी जो है वो जमा कराएं, गवर्नमेंट की फीसेज और उसके अलावा इंश्योरेंस के पैसे, वो आपके किस तरह आपको वापस मिल सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। उस वक्त तक अपना और अपना इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, जज़ाक अल्लाह।